यस। अच्छा, आज हम एक बड़ा अच्छा सा एक डॉज स्टडी करेंगे जो एग्जामिनर अक्सर करता है पास पेपर्स में विद द टेक्निक ऑफ कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक मैं भी पढ़ा के आ रहा था एक क्लास से, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से भी डिस्कस किया जाए। एंड लेट्स सी दिस। मई जून 21 में ये सवाल आया था, द हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ 11 लेटर्स इन द वर्ड रिक्वायरमेंट। तो अगर आप इस रिक्वायरमेंट को स्टडी करें तो इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें आर 2 दफ़ा है, ई 3 दफ़ा है, क्यू यू आई एम एन टी, ये सब टोटल 11 बनते हैं। अगर आप इसको, अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ गुड नोट्स में, इंपोर्ट टू न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, सही। अब ये देखिए कि 11 लेटर्स हैं, 2 और 3 5, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो पहला काम तो आसान था। आप जानते हैं कि सवाल अरेंजमेंट पे है। अरेंजमेंट का मतलब है कि दिस इज़ परम्यूटेशन, राइट। अब इसमें कुछ रिपीट्स क्योंकि मौजूद थे, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो रिपीट्स थे उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया गया, right? The first part is easy. The next is how many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement in which 2 R's are together and 3 E's are together. ये 2 R भी एक साथ हैं और 3 E's भी एक साथ हैं। अगर 2 R's को एक साथ रख दिया जाए तो अब ये एक ही लेटर है और इनके आगे पीछे होने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसी तरह से 3 ईस को भी अगर एक साथ रख दिया जाए तो ये दूसरा लेटर है। सो 3 4 5 6 7, अभी हैव 8 ऑब्जेक्ट्स टू अरेंज, तो इसका जवाब भी सीधा सीधा 8 फैक्टोरियल है, करेक्ट। देन हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 11 लेटर्स इन द वर्ड रिक्वायरमेंट इन विच देर आर एग्जैक्टली 3 लेटर्स बिटवीन 2 R's, के एग्जैक्टली 3 लेटर हों बिटवीन 2 R's। अब एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके सामने यहाँ बनी हुई है, देखें। ऐसे हो कि आपने 2 R इस तरह से सेटल करने हैं कि इनके दरमियान में एग्जैक्टली 1 2 और 3 लेटर आए। वो 3 कोई भी आए, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन 2 R's के दरमियान एग्जैक्टली 3 लेटर होने चाहिए। अब ये एक कॉम्बिनेशन है। सोचें तो दूसरी कॉम्बिनेशन ये भी हो सकती थी कि R एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, राइट। फिर भी तो बीच में 3 लेटर्स होते हैं, 1 2 एंड 3। तो बेसिकली एक पोजीशन ये हो सकती है R के कॉम्बिनेशन की, एक इससे आगे 2 3 4 5 6 7। वी हैव 7 ways टू पुट R, isn't it? R को सेट करने के 7 तरीके हो सकते हैं, तो 7 ways। अब R को छोड़कर बाकी क्या बचा? अगर R को हम छोड़ दें तो 11 - 2 कर दें तो बाकी बचेंगे 9। अब इन 9 में रिपीट्स मौजूद हैं E की सूरत में। सो बेसिकली 9 ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर रहे हैं और उसमें 3 एक जैसे हैं, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज द टेक्निक फॉर द रेस्ट ऑफ द लेटर्स टू अरेंज। एम आई क्लियर? बात समझ आई? ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके खैर अब जो भी आंसर आए। वेल, मैंने जिस वजह से ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया था वो है इसका पार्ट डी। लुक फॉर इट। 5 of the 11 letters in the word requirement are selected. Selected, this loves explain कि अब सवाल कॉम्बिनेशन का है। अब how many possible selections contain at least 2 E's and at least 1 R? कि at least 2 E's हों और at least 1 R हो। at least मतलब कम से कम, greater than equals to। तो at least 2 E's का मतलब है कि या तो 2 E's हों, मैक्सिमम 3 E's भी हो सकते हैं, और at least 1 R का मतलब कम से कम 1 R हो, 2 R भी हो सकते हैं, राइट।
अब आप ये देखिए, अगर ईज और आर्स के ऊपर हम कंडीशन सेट करेंगे तो इसके अलावा बाकी कितने बचे? 11 - 5, ये 6 हैं, ठीक है। हम ई और आर पर तो रिस्ट्रिक्शंस सेट कर रहे हैं, तो इसके अलावा नोटिस करने वाली बात क्या है कि कितने बचे? टोटल 6 बचे। अच्छा, अब हम यहाँ पर बनाएंगे केसेस। ई और आर पर सिलेक्शन जब हम ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर केसेस डेवलप होंगे। हमने सिलेक्ट कितने करने थे? 5, राइट? 1 2 3 4 5। अब अगर एटलीस्ट 2 ईज हैं तो एटलीस्ट 2 ईज का मतलब कम से कम 2 ई और 1 आर, तो 2 ई के साथ 1 आर भी हो सकता है, 2 ई के साथ 2 आर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आर के ऊपर एटलीस्ट 1 आर की कंडीशन थी। मेक सेंस? एटलीस्ट 2 ईज का मतलब 3 ई भी हो सकते थे, तो ऐसा हो सकता था कि 3 ईज के साथ 1 आर होता और 3 ईज के साथ 2 आर होते। हमें हर दफ़ा 5 का ग्रुप पूरा करना था, तो इसका मतलब अगर ये 3 हो गए हैं इस केस में, तो ये बाकी 2 जो हैं वो इन 6 में से आएंगे। सो दिस इज वाई दिस इज 6 कॉम्बिनेशन 2, राइट? यहाँ पर एक और चाहिए था तो 6 कॉम्बिनेशन 1, यहाँ एक और चाहिए था 6 कॉम्बिनेशन 1, और ये खुद एक कॉम्बिनेशन है तो इसको 1 ही लिखा। तो अब इन सबको ऐड कर लेंगे, सो द आंसर वुड बी 28, राइट? एक बात इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं और कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, जब हम पॉसिबल सिलेक्शन की बात करते हैं और कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, तो ये n अज्यूम करता है कि ये n में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब क्या हैं? डिफरेंट है, राइट? ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। लेकिन आज हम एक कंडीशन ऐसी भी देखेंगे कि जिसमें ये n डिफरेंट नहीं भी होगा। वो क्या होती है, वो डॉज क्या एग्जामिनर देता है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, समवॉट ऑफ सिमिलर लॉजिक। पहला सवाल देखें, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच ऑल द 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टिपल चेज कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल 4 ईज आर टुगेदर। अब पहले तो सारे इस वर्ड के आप देख लें कि रिपीट्स क्या क्या थे, तो एस और ई रिपीट था। इन सबको काउंट कर लीजिए कि ये टोटल 12 लेटर्स बनते हैं या नहीं। 2 + 1 3, 3 + 4 7, 8 9 10 11 12, तो यस ये 12 हैं। और अब अगर इसमें कंडीशन ये है कि ऑल 4 ईज आर टुगेदर, तो ऑल 4 ईज, इसको अब एक ऑब्जेक्ट समझ लेंगे और इनके आगे पीछे होने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9, so you have actually 9 objects to arrange, right? And in which s is a repeat 2 times, so 9 factorial divided by 2 factorial। इस बात को नोट करते हुए चलिएगा कि जब हम इन चारों ईज को एक ही लेटर तस्वुर कर लेते हैं, एक साथ बाइंड कर देते हैं, तो फिर इसके 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी नहीं करते हैं, राइट? क्योंकि ई इज़ नॉट फ्री टू मूव, एस इज़ फ्री टू मूव देयर, इस वजह से ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ है। द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच ऑल 12 letters of the word steeplechase can be arranged so that s are not next to each other, कि s जो है वो एक साथ नहीं हो। तो पहले तो s को भूल जाइए, s के अलावा कितने बचे? 10, तो ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल तो कर दिया आपने, क्योंकि s को छोड़कर हम अरेंज कर रहे हैं तो ये हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये s एक साथ नहीं होना चाहिए, तो s को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब आप पहला s पुट करेंगे
तो यू हैव 11 वेज. जब आप दूसरा एस पुट करेंगे यू हैव 10 वेज, एंड बिकॉज दे आर फ्री टू मूव यू हैव टू डिवाइड देम विथ 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हैं तो दोनों ही एस. क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए. ऑल गुड? चलें. Look at the last part. 4 letters are selected. The 12 letters of the word this, find the number of different selections of the 4 letters include exactly 1 S. Exactly 1 S आना चाहिए. तो S पे तो लग गई कंडीशन कि S एक ही होना चाहिए. करेक्ट? अब अगर S एक ही होना चाहिए तो जो बाकी सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें क्योंकि रिपीट्स मौजूद हैं तो इस पर बनाने पड़ेंगे आपको केसेस. वजह सवाल सिलेक्शन पर है और उसमें जब n कॉम्बिनेशन R लगता है तो n का सबका डिफरेंट होना ज़रूरी है. तो जो अलाइक था इसके केसेस बनेंगे. ऐसे बनेंगे कि एक S तो होना चाहिए विद नो ई, कि कोई ई ना हो, एक ई हो, 2 ई हो और तीनों ईज हो. राइट? ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ये क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि n कॉम्बिनेशन R में इस n में सबका डिफरेंट होना ज़रूरी था. तो जो अलाइक था इसके ऊपर केसेस बनाए. क्लियर? नाउ सी, अब क्योंकि इसके ऊपर हमने कंडीशन लगा दी कि एक ही ऐसा आएगा, इसके ऊपर हम केसेस बना लेंगे. तो इन दोनों को छोड़कर बाकी बचे कितने? 1 2 3 4 5 6. तो ये बात भी इंपॉर्टेंट थी. इसका मतलब है S, अगर एक S हो कोई ई ना हो तो इसका मतलब है इन बाकी ये जो 3 सेलेक्ट होंगे इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द 4 लेटर्स, वो 6 कॉम्बिनेशन 3 होगा. इसी तरह से अगर एक ई रखें तो ये दोनों 6 में से कोई 2, और अगर 2 ईज रखें तो ये वाला जो है वो 6 कॉम्बिनेशन 1, और अगर तीनों ईज रखें तो बस ये खुद ही एक कॉम्बिनेशन है, मज़ीद कुछ और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ये भी 4 लेटर्स की एक कॉम्बिनेशन है. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अब वो डॉज आएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. पहला सवाल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टुमारो. राइट? अब टुमारो में 8 लेटर्स हैं और पहला सवाल तो बहुत आसान है. हमने पहले एज़ यूजुअल हम यही काम करेंगे, देख लेंगे कि इसमें T कितना है, O M R एंड W कितने हैं. अब स्ट्रेट अवे इनको अरेंज करना है. पहला सवाल अरेंजमेंट पे, तो ये थ्योरम ऑफ अलाइक आइटम्स लगा कि 8 चीज़ें अरेंज करनी है जिसमें 3 एक जैसी हैं और 2 एक जैसी हैं, तो थ्योरम ऑफ अलाइक आइटम से इसको सॉल्व कर लिया. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड टुमारो. ये दूसरा सवाल भी अरेंजमेंट पर है. दैट हैव R एट द बिगिनिंग, R एट द एंड, एंड इन विच 3 O's आर नॉट ऑल टुगेदर. नॉट ऑल को हम कैसे एड्रेस करते थे? पहले जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हम जानते थे कि हम टोटल में से सबको एक साथ रखकर माइनस कर दिया करते थे. राइट? सो अब इसको जहन में रखें. हमने पहला R फिक्स कर दिया, दूसरा R फिक्स कर दिया, क्योंकि R एट द बिगनिंग एंड R एट द एंड की बात कर रहा था. ये काम किया. अब 3 O's आर नॉट ऑल टुगेदर. अब अगर मैं तीनों O's को एक साथ कर दूं तो ये एक लेटर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा. इज़न्ट इट? तो अगर इनको एक साथ कर दिया जाए तो 4 फैक्टोरियल, 4 चीज़ें कैसे अरेंज हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल. और टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच these 6 letters can be arranged as 6 factorial divided by 3 factorial, क्योंकि इनमें 3 O's मौजूद थे. Am I clear?
हमने आर को अब गिनना ही नहीं है क्योंकि आर तो हो गया फिक्स्ड, तो ये अब हमारी काउंटिंग में नहीं आ रहा। क्लियर? तो इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए जब तक ये अजान होती है। जी, तो ये पार्ट बी तक समझ में आया? क्लियर है? पार्ट सी खुद ट्राई करेंगे आप। ओके, डू दैट, बट दिस इज a 5 mark question. I appreciate if you can do that, but this is the dodge I was talking about. I think I should solve it. नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आइडिया मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया जैसे ये आइडिया जैसे होना चाहिए। देखिए, नहीं, लेट मी एक्सप्लेन, अलाउ मी टू एक्सप्लेन कि 4 letters are selected. अब दिस इज ऑफ कोर्स व्हाट? कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन। आउट ऑफ द 8 letters, from the 8 letters of the word tomorrow, find the probability that selection contains at least one O and at least one R. कि सिलेक्शन में एटलीस्ट एक O हो और एक R हो। अब आप देखें, ये जो एटलीस्ट 1 O और 1 R है, अगर तो सिर्फ सिलेक्शन की बात होती तो हम ये जब केस इसके ऊपर डेवलप करते हैं, एटलीस्ट 1 O एंड एटलीस्ट 1 R, तो इसका मतलब है एक O हो, एक R हो, 2 O's के साथ एक R, 3 O's के साथ एक R। फिर ऐसा भी हो सकता था कि एक O के साथ 2 R और 2 O's के साथ 2 R, ऐसा, राइट? एटलीस्ट 1 O के कम से कम एक O हो, एटलीस्ट 1 R मतलब कम से कम एक R हो। उसकी पॉसिबल केसेस क्या बन सकते हैं? उसके पॉसिबल केसेस ये बन सकते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है? अगर आप O और R के ऊपर तो लगा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन, उसके बना लिए केसेस, तो बाकी क्या बचे? 1, 2 और ये 3, राइट? अगर तो मैं एक O और एक R रखता हूं तो ये जो बाकी के 2 आएंगे वो इन 3 में से आने चाहिए। दैट मीन्स 3 कॉम्बिनेशन 2, राइट? यहां जो ये 1 आना चाहिए 2 O 1 R के बाद, वो 3 कॉम्बिनेशन 1। यहां पे तो कुछ और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो 1 आना चाहिए 3 में से कोई एक, यहाँ पे कोई और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके आगे भी आप कुछ वर्किंग देख रहे हैं जो हमने पहले नहीं की थी, अब करेंगे। क्यों करेंगे? इस लव्स प्रोबेबिलिटी की वजह से। हमने पहले जब सिलेक्शन के सवाल किए, राइट, हमने जब पहले सिलेक्शन के सवाल किए, जब ये एक S रखा था तो हमने इस बात को काउंट नहीं किया था कि इन 2 में से ये एक S ले रहे हैं। हमने 2 कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पर नहीं लिखा था,
क्योंकि प्रैक्टिकली सोचिए, मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 2 एस हैं, इसमें से एक एस सेलेक्ट करना है, तो कितनी तरीक़ों से कितनी मुख्तलिफ सिलेक्शन हो सकती है? एक ही हो सकती है। अगर इस बात को मैं कहूँ कि कितनी सिलेक्शंस हैं, इसको 2 कॉम्बिनेशन 1 लिखूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर 2। अब आप 2 सिलेक्शंस तो ले ही नहीं सकते हैं ना इसमें से। इफ़ यू टॉक अबाउट सिलेक्शंस, कितनी डिफरेंट सिलेक्शंस कर सकते हैं? 2 मुख्तलिफ एस हैं, उसमें से एक एस चाहिए, तो टेक्निकली देयर इज ओनली 1 सिलेक्शन, राइट? लेकिन यहाँ पे जब लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी आया है तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अगर ये ओ आप सिलेक्ट कर रहे हो एक, और वो 3 ओज अवेलेबल थे, तो हम इसमें यहाँ पे काउंट करेंगे 3 कॉम्बिनेशन 1। हमने पहले ओ कितने थे उसमें से इस बात को काउंट किया ही नहीं था कि कितने ओज में से ये एक ओ सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ नंबर ऑफ सिलेक्शन पे था। लेकिन अब सवाल क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर है, तो इस दफ़ा कितने ओज हैं ये मैटर करता है। इस दफ़ा हमको फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट? अब इसकी वजह समझाता हूं क्यों। अब आप वैसे तो ये समझे, मैं इसकी वजह भी समझाता हूं। पहले आप इस वर्किंग को समझ लें कि फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्ट क्यों दी है। फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्ट क्यों दी है, इसकी मैं वजह समझाता हूं। पहले ये देखें कि आपने पहले, अब ये जो R सिलेक्ट हुआ है, R आपके पास 2 थे, तो इसकी भी कैलकुलेशन आपने 2 कॉम्बिनेशन 1 की, सही है? यहाँ पे ये O सिलेक्ट करने के लिए ये जो 2 O सिलेक्ट किए हैं, 3 कॉम्बिनेशन 2, और फिर एक R सिलेक्ट किया तो 2 कॉम्बिनेशन 1। फिर इसी तरह से ये आपने वर्किंग कंप्लीट की। और फिर जब प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो ये टोटल कितने थे? टोटल थे 8, उसमें से आप ये 4 सेलेक्ट कर रहे थे। तो ये जो 50 इसका आंसर आया है, इस 50 को हमने डिवाइड किया 8 कॉम्बिनेशन 4 से, राइट? क्योंकि टोटल 8 में से कितनी तरह से 4 सिलेक्ट कर सकते हैं इस 8 कॉम्बिनेशन 4। लेकिन याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहता कि इन 8 लेटर्स में से 4 सिलेक्ट करने हैं, कितनी मुख्तलिफ सिलेक्शन हो सकती है, और उसका जवाब आप 8 कॉम्बिनेशन 4 लिखते तो गलत होता। लेकिन सवाल क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर है, इसलिए यहाँ पर 8 में ये जो n में सब डिफरेंट होने की शर्त थी, ये नल एंड वॉइड हो गई है, क्योंकि मुझे अब मैटर करता है मेरे लिए फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यों मैटर करती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सोचें एक बैग में, ये भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। ये इस एग्जाम्पल को देखें कि एक बास्केट में 10 रेड और 1 ब्लू बॉल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसमें से यू नीड टू पिक 2 बॉल्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस आर पॉसिबल? कितनी मुख्तलिफ सिलेक्शंस हो सकती हैं? 2 ही हो सकती हैं ना टेक्निकली। एक मिनट, कितनी मुख्तलिफ सिलेक्शंस हो सकती हैं? ये 2 ही हो सकती हैं। ऐसा, या तो दोनों रेड होंगी, या एक ब्लू एक रेड होगी। अगर आपसे मैं बात करता हूँ कि रेड ब्लू हो या ब्लू रेड हो, हम जानते हैं क्योंकि सिलेक्शन की बात करें तो ऑर्डर कोई मैटर करता नहीं है,
है ना। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल कर लूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड ब्लू आए सिलेक्शन, और इसको आप समझें कि भाई क्योंकि सिलेक्शंस तो दो ही हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए। डज इट मेक सेंस टू यू? क्या 1/2 इसका सही आंसर होगा? नहीं होगा। जिनको डाउट है तो फिर एक काम करते हैं, सट्टा खेलते हैं। हर एक बैग में इस तरह से वो डाल लेते हैं बॉल्स, 10 रेड और 1 ब्लू। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अगर तो 2 रेड आ गए तो आई विल गिव द ट्रीट, और अगर 1 रेड और ब्लू आ गया तो देन यू विल गिव द ट्रीट। अब अगर यू नो दैट इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 2 रेड आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं सिर्फ सिलेक्शंस की बुनियाद के ऊपर फैसला करूं, डिफरेंट सिलेक्शंस की बुनियाद पे, तो 1/2 आंसर आएगा कि भाई टोटल आउटकम्स हैं 2, राइट? टोटल आउटकम्स हैं 2। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई रेड ब्लू आने पर आप जीत जाएंगे और आप समझे कि भाई 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो ऐसा नहीं है। मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के ऊपर बैट लगाऊं, क्योंकि भाई 10 रेड हैं, ज़्यादा चांस हो गए मेरे हाथ में दोनों दफ़ा रेड आ जाए, नहीं? अब इस बात को सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं कि ये जो, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बोथ आर, तो ये 10 में से 2 आर सिलेक्ट किए जा रहे हैं। 10 कॉम्बिनेशन 2 दैट यू कैन डू, राइट? और टोटल ये क्योंकि 11 बॉल्स हैं, सो दिस इज 11 कॉम्बिनेशन 2, आप इससे डिवाइड कर लेंगे। एम आई क्लियर? लेकिन अगर बात सिर्फ नंबर ऑफ सिलेक्शन पे थी तो हम जानते थे कि कंडीशन क्या थी, दिस एन शुड बी ऑल डिफरेंट, है ना? दिस एन शुड बी ऑल डिफरेंट। लेकिन इस दफ़ा ये एन डिफरेंट नहीं है, हमने फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्ट दी है। हम इस बात को भूल गए हैं क्योंकि सवाल प्रोबेबिलिटी पर है। तो याद रखें, सवाल जब प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज का भी लफ्ज़ यूज़ किया है और प्रोपोर्शन का लफ्ज़ भी यूज़ किया है एग्जामिनर ने इस टेक्निक में, कि जब ये टेक्निक यूज़ होती है तो इसमें एन की जगह अलाइक आइटम्स भी काउंट होते हैं, राइट? लेकिन अगर सिर्फ सवाल नंबर ऑफ सिलेक्शंस पे हो तो टेक्निकली सिलेक्शंस 2 ही हैं। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी पे सिलेक्शन का सवाल डेवलप होता है तो फिर उसको इस तरह से हैंडल किया जाता है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अब 9/11 इज एक्चुअली द चांस ऑफ गेटिंग 2 आवर्स, राइट? जो कि 50% नहीं है, 1/2 नहीं है। याद रखें, हमने इस तरह की कैलकुलेशन एक और तरह से भी प्रूफ की जा सकती है। अगर जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी अपने शुरू के टॉपिक्स में और आप लोगों ने वो लेवल्स में भी, कि इफ आई एम गोइंग टू पिक 2, तो पहली बॉल रेड आए, इसके चांसेस क्या होंगे? 10/11। और पहली ब्लू आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/11। अब ब्लू आने के बाद दोबारा तो ब्लू आने से रही, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन रेड आने के बाद अब रेड आने के चांस हो जाएंगे 9/10, है ना? 11 में से 1 कम हो जाएंगे और 10 में से भी 1 रेड कम हो जाएगी। और रेड आने के बाद ब्लू आने के चांस 1/10, ब्लू निकली नहीं थी, 1 ही थी, तो 1/10 ऐसा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही आर हों, तो आप ऐसे कैलकुलेट करते थे ना, 10/11 इंटू 9/10, इनको मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि इन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। तो 10/11 इंटू 9/10, 10 से 10 कैंसिल, तो 9/11, दिस कॉम्बिनेशन हैज़ गिवन द सेम आंसर, इजंट इट? 2 रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी ना,
बात समझ आ रही है? तो मैंने इसको कैलकुलेशन से इस एग्जाम्पल में प्रूफ किया है कि ये जो कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करते हो जब अलाइक आइटम्स होते हैं तो उसमें क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है। इसमें डॉज ये है कि दोनों सवाल होते सिलेक्शन पर हैं। प्रोबेबिलिटी का वर्ड डायनेमिक्स थोड़ी सोचने की बदलता है। वो बस करना ये होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्ट देनी होती है, राइट? तो ये वो लेक्चर था। अब हम आ जाते हैं अपनी यूजुअल क्लास के ऊपर। इसको फिलहाल